एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूमन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, फिर स्टैगर्ड किसे कहते हैं, इक्लिप्स्ड किसे कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले जो न्यूमन प्रोजेक्शन होता है उसको समझने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे। अगर हम इथेन मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, तो इथेन को जनरली बच्चे कॉपी में कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं बोला है कि बस इथेन बना दो, तो बच्चे ऐसे ही बना देते हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि इथेन का स्ट्रक्चर न्यूमन प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग बनाओ या सॉहर्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बनाओ, तो हमें पता होना चाहिए ना कि न्यूमन प्रोजेक्शन में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता कैसे। ठीक है, तो न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो अभी पॉइंट्स को समझो कि क्या बोला जा रहा है। न्यूमन प्रोजेक्शन में हमेशा स्ट्रक्चर को फ्रंट व्यू से देखा जाता है। ठीक है, इट इज अ फ्रंटल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो भी दो कार्बन दिए गए होंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई सर्कल्स, बाई टू सर्कल्स से ये कार्बन रिप्रेजेंट होते हैं। बाई टू सर्कल कार्बन आर रिप्रेजेंटेड। समझ आया? अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जो फ्रंट कार्बन होता है, मान लो अगर ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन होता है तो इसे हम छोटे सर्कल या डॉट से दिखाते हैं, और जो बैक वाला कार्बन होता है उसे हम बड़े सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है, और अब कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये जो डॉट वाला है ये फ्रंट कार्बन को दिखा रहा है, और जो बड़ा वाला सर्कल है ये बैक कार्बन को शो कर रहा है। समझ आ गया? अब देखो कार्बन है तो उसकी वैलेंसीज भी तो है, तो अगर वैलेंसीज को छोटे डॉट से जोड़ते हो तो समझ जाना कि वो फ्रंट वाले कार्बन की वैलेंसीज है, और बड़े सर्कल से अगर कोई एटम जुड़ा है तो वो पीछे वाले कार्बन की वैलेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन 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 जोड़ दिया। ये फ्रंट वाले कार्बन का हो गया। बैक वाले के लिए क्या करो, ऐसे ही हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये क्या हो गया, इट इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हमने जीआई पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जीआई में क्या था, जीआई में डबल बॉन्ड था। जीआई में डबल बॉन्ड होता है जिसके वजह से हमारा क्या था, बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड था। अब अगर हमारा बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड था तो हमारे पास ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन ही नहीं रहे थे। ज्यादा से ज्यादा क्या बन जा रहा था, दो ही फॉर्म सब में बन रहे थे, सिस, ट्रांस, फिर क्या था, ई, जेड, सिन, एंटी, यही सब तो बन रहे थे। ठीक है, तो ये किसका केस था, जब हम जीआई पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि देखो यहाँ पे इथेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और जैसे कि हमें सिंगल बॉन्ड का पता है कहानी कि यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है। समझ आ रहा है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड कैसे भी रोटेशन करो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, क्योंकि इसमें जो आगे वाले कार्बन की जो वैलेंसीज है वो पीछे वाले कार्बन की वैलेंसीज को नहीं ढक रहे हैं, और वो एटलीस्ट एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड को क्या बोलोगे, हाइड्रोजन एटम ऑफ टू कार्बन are at maximum distance from each other। समझ आया? और वो जनरली मैक्सिमम डिस्टेंस कौन कौन से होते हैं, देखो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कब कब होंगे, जब इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, या फिर क्या होगा 300 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री होगा। और ये चीज मैं अगले क्लास में बताऊंगी कब और कैसे बनेगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, जब कोई एक कार्बन का जो भी एटम्स लगे होंगे वो अगर पीछे वाले कार्बन के एटम्स को अगर ना ढके और एटलीस्ट एक दूसरे से क्या हो, कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर हो, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। और अगर किसी एक कार्बन का एटम दूसरे पीछे वाले कार्बन के एटम्स को ढक दे
तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ आया? तो इक्लिप्स्ड फॉर्म कुछ ऐसा बनता है, ये रहा आगे वाला कार्बन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, और जो पीछे वाले का हाइड्रोजन होगा वो भी क्या होगा, जस्ट इसके पीछे ही रहता है। तो जस्ट पीछे के लिए क्या करो, इधर इधर और इधर बना दो। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, एटम्स पीछे पीछे ही जस्ट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन के वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब अगर रिपल्शन होगा एटम्स के बीच में तो इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपैरिजन टू स्टैगर्ड, क्योंकि स्टैगर्ड में एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम्स या जो भी एटम होगा वो कुछ डिस्टेंस पे तो है एक दूसरे से, जस्ट पीछे पीछे तो नहीं है। यहाँ पे जो एंगल होता है दोनों एटम्स के बीच का वो अप्रॉक्स 0 डिग्री होता है, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल मतलब इक्लिप्स्ड में डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, लेकिन स्टैगर्ड में जो डाइहेड्रल एंगल होता है, स्टैगर्ड में डाइहेड्रल एंगल कितना कितना रहेगा, बताया ना मैंने, 60 डिग्री, 300 डिग्री मान लो, या फिर 180 डिग्री, जिसमें कि सबसे स्टेबल होता है 180 डिग्री वाला, वो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। और 60 और 300 एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये सारी बातें अगले वीडियो में एक्सप्लेन होगी, ठीक है। तो हमने स्टैगर्ड समझ लिया, इक्लिप्स्ड समझ लिया, और स्टैगर्ड में ये पॉइंट याद रखना है, इट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि एटम्स के बीच में लेस रिपल्शन है, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है, कन्फर्मर्स के बारे में। समझ आया? अब देखो कन्फर्मर्स को समझने के लिए एक चीज देखो, कन्फर्मर्स क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन। देखो कहने का क्या मतलब है, तुम क्या कर रहे हो, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कैसे बना रहे हो, जब ये कार्बन, थोड़ा ये देखो, जब ये एक दूसरे के जस्ट पीछे पीछे हैं तो क्या बना रहे, इक्लिप्स्ड। अब मैंने जस्ट एटम का अरेंजमेंट बदल दिया, और अरेंजमेंट बदल के अगर कुछ ऐसा कर दिया, कुछ अगर ऐसा कर दिया तो ये क्या कहलाता है, स्टैगर्ड कहलाता है। तो हम इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में कैसे गए, कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन करके ही तो गए हैं। और तो इसी को क्या कहते हैं, यही होता है कन्फर्मर्स, कि हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, हम इथेन में अलग अलग एटम का अरेंजमेंट कर रहे हैं जस्ट बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। समझ आया? मतलब ये है कि कन्फर्मर्स किसे कहते हैं, कभी भी अगर एटम का हम अरेंजमेंट बदल दे किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जस्ट बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स। हम स्टैगर्ड से इक्लिप्स में कैसे आ रहे हैं, कार्बन कार्बन के अराउंड फ्री रोटेशन है, तभी तो फ्री रोटेशन करवा करवा के हम ये चीज पॉसिबल कर रहे थे। जब एग्जैक्ट पीछे पीछे होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जब एक का अरेंजमेंट दूसरे से बिल्कुल ढका हो तो उसे इक्लिप्स्ड कहेंगे, और जब एक दूसरे से एटलीस्ट कुछ एंगल पे रहे, मैक्सिमम सबसे स्टेबल होता है अगर 180 डिग्री एंगल या 60 डिग्री के एंगल पे रहे, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। समझ आया? तो कन्फर्मर्स का डेफिनेशन क्या लिखोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट of atom in a molecule which is obtained by carbon carbon free rotation are called as conformers। तो मैंने ये चीज सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो सर्कल से
स्मॉलर सर्कल फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा सर्कल बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से फ्री रोटेशन होता है, जिसकी वजह से हम एटम का अरेंजमेंट बदल सकते हैं। और जब जब हम एटम का अरेंजमेंट बदलते हैं तब तब कुछ पर्टिकुलर कन्फर्मर्स बनते हैं, और वो पर्टिकुलर कन्फर्मर्स कौन है? स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। जो हम बन तो बहुत सारे सकते हैं, जितनी बार तुम एंगल को बदलोगे उतनी बार एटम का अरेंजमेंट बदलेगा और उतने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा फोकस करते हैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स पे। तो स्टैगर्ड में क्या होता है? दोनों कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो एटलीस्ट एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन इक्लिप्स में क्या होता है? एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के जस्ट पीछे ही रहता है या पास पास ही रहता है। उनके बीच का एंगल डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री रहता है, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपैरिजन टू स्टैगर्ड। तो ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन। और ये बात याद रखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन हम किसके लिए बनाते हैं? जब हम मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अलोंग फ्रंट से व्यू करते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है? सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, मैंने बताया था जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल को फ्रंट व्यू से देखा जाता है, तब बनाया जाता है। सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है? जब हम उसी मॉलिक्यूल को अगर साइड वाइज व्यू करे और अगर उसे बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन। समझ आ रहा है? तो जैसे कि हम उस मॉडल को फिर से देखते हैं। देखो अगर इस मॉडल को देखो तो फ्रंट से तो एक दूसरे को ये अभी छुपा रहा है, लेकिन अगर इसी को साइड वाइज देखोगे तो साइड वाइज में तुम्हें क्या दिख रहा है? साइड वाइज में ये दोनों ही एटम्स दिखते हैं ना, और इनके बॉन्ड्स भी दिखते हैं। तो अगर साइड वाइज में इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको हम थोड़ा लोअर लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और ये जो पीछे वाला कार्बन है जो हम साइड से देख रहे हैं उसे हम अपर राइट हैंड पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं। मतलब सीधा फ्रंट व्यू से न्यूमैन बनाते हैं, और साइड वाइज व्यू जो होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन। समझ आ रहा है? तो देखो जो फ्रंट वाला कार्बन है उसे थोड़ा लोअर एंड पे बनाया जाता है, और जो बैक वाला कार्बन है उसे थोड़ा अपर राइट हैंड पे बनाया जाता है। समझ आया? कुछ इस तरीके से ये बना होता है। ठीक है, ये कौन सा है? फ्रंट कार्बन। कहाँ बनाया जाता है? लोअर लेफ्ट हैंड पे बनाया जाता है। और जो ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन, इसे अपर राइट हैंड पे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है कि इस कार्बन के ये 3 क्या हो जाएंगे? जैसे अगर मैं इसे दोबारा बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना है। इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, ये और ये। देखो ये वाला जो फॉर्म होता है जिसमें कि हमें दिख रहा है कि इसका हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे, ये वाला इसको ढक रहा है, ये वाला इसको ढक रहा है। तो इस तरीके का कंफर्मेशन जब हमें दिखेगा कि इसके आगे ये है, इसके आगे ये और इसके आगे ये है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। मतलब अगर इस तरीके से बना होगा तो इसे क्या बोलोगे? इक्लिप्स्ड। और अगर कुछ ऐसा बना हो, ये अगर कुछ ऐसा बना होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि ये वाला हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एटम इन दो एटम्स के कहीं बीच में दिखेगा हमें। ठीक है, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन एटम इन दो एटम के बीच में दिखेगा। मतलब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोई किसी को ढक नहीं रहा है। तो जहाँ पे नहीं ढक रहा है वो स्टैगर्ड हो गया, जहाँ पे एक दूसरे को ढक रहे हैं वो इक्लिप्स हो गया। समझ आया? तो ये होता है सॉहर्स में स्टैगर्ड और इक्लिप्स बनाने का तरीका। याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, यहाँ पे 2 इन्वर्टेड वाई होते हैं। देखो एक वाई ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, इस तरीके से बना है, और यहाँ पे दोनों ही इन्वर्टेड वाई बने होते हैं।
ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाता है। समझ आ गया? आई होप ये सॉहर्स में स्टैगर्ड और इक्लिप्स कैसे बनाया जाता है वो समझ आ गया होगा। अब देखो, वैसे तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, लेकिन सॉहर्स में मैं फिर से एक पॉइंट के साथ ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब वो पॉइंट क्या है, देखो क्या होता है ना, इक्लिप्स्ड में यहाँ पे देखो ये एक कार्बन का ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे मान लो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, ऐसे यहाँ पे भी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है ना, तो उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन। समझ आया? जब बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक नाम देंगे जिसे क्या बोला जाता है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे इक्लिप्स्ड फॉर्म में बॉन्ड पेयर के बीच में एक स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ठीक, ये होता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जब रिपल्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। जब रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड of two atom, then it is known as क्या, steric strain। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है वो तो जितना बड़ा एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना एक्सपैंड करेगा और वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें स्टेरिक स्ट्रेन होगा। तो जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है ना, वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन इथेन के कंपैरिजन और ज्यादा होता है। समझ आ रहा है? तो देखो इक्लिप्स्ड में दो स्ट्रेन काम कर रहे हैं, एक टॉर्सियोनल स्ट्रेन जो बॉन्ड पेयर के बीच में हो रहा है, और एक यहाँ पे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के वजह से यहाँ पे एक स्टेरिक स्ट्रेन भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेन है मॉलिक्यूल्स में, और जितना ज्यादा स्ट्रेन होता है, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी कम होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इक्लिप्स फॉर्म की उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर हम स्टैगर्ड में आए तो स्टैगर्ड में तुम्हें क्या दिख रहा है, पहले जो ये दो हाइड्रोजन एटम थे जो ऊपर बगल बगल में थे, अब उसमें क्या हुआ, ये वाला फॉर्म नीचे आ गया है ना, तो ये फॉर्म, ये और ये दोनों अब क्या हो गए, ऊपर नीचे हो गए। तो यहाँ पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा था, स्टेरिक स्ट्रेन भी ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस हो जाएगा डिस्टेंस के बढ़ने के वजह से, तो इसी वजह से स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इक्लिप्स्ड। समझ आ रहा है? तो इक्लिप्स में याद रखना दो स्ट्रेन काम करते हैं, टॉर्सियोनल एंड स्टेरिक, और दोनों ही स्ट्रेन के वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इक्लिप्स फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपैरिजन टू स्टैगर्ड फॉर्म। तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, सॉहर्ट्ज क्या होता है, इक्लिप्स किसे कहते हैं, स्टैगर्ड किसे कहते हैं, कन्फर्मर्स किसे कहते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। ये सब मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि हम आगे की वीडियो में समझ पाए कि कैसे हम न्यूमैन को फिशर में और सॉहर्ट्ज को फिशर में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन के लिए ये सब चीज जानना जरूरी था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।